आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बड़ों के साथ साथ अब बच्चों में भी इस संक्रमण को देखा जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 9 साल की उम्र तक के प्रदेश के 1053 बच्चे कोविड से संक्रमित मिले हैं, जबकि 1 मई से 14 मई तक 1618 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो अब तक सिर्फ बड़ों में ये ज्यादा मामले कोविड के देखे जा रहे थे, लेकिन अब एक छोटे बच्चों में भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और इसके आंकड़ों में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक आंकड़ा दिया है जो कि अपने आप में चिंताजनक है। 9 साल की उम्र तक के प्रदेश में 1053 बच्चे कोविड से संक्रमित बताए जा रहे हैं, वो भी 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। जबकि 1 मई की बात की जाए तो 1 मई से 14 मई तक जो बच्चों का आंकड़ा था वो 1618 था, जो बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। तो 16 अप्रैल से लेकर अब तक करीब करीब 2000 मामले कोरोना के निकलकर सामने आए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात की जाए अब तक जो आंकड़े सामने आए थे वो बड़ों के थे और लगातार उनमें ये देखा जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और अब बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, जो अपने आप में चिंता की बात है। बिल्कुल नीलू, और एक्सपर्ट से जो हमारी बातचीत हुई इस संबंध में, उनका कहना है कि चूंकि इस बार मास लेवल पर कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उत्तराखंड में अभी करीब 80,000 के आसपास एक्टिव केस हैं और इनमें बड़े पैमाने पर आप ये लगाए कि करीब 60,000 के आसपास लोग होम आइसोलेशन में हैं। ये एक बड़ा कारण बन रहा है कि इस पे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। जो बच्चे केवल घरों में हैं, अपने घर के आंगन से कहीं भी बाहर नहीं गए, वो बच्चे भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। लास्ट ईयर में हमने देखा 30 अप्रैल तक 2134 बच्चे संक्रमित हुए हैं पूरे साल भर में, लेकिन इस बार इनकी संख्या करीब 1-2 महीने में ही कंप्लीट हो रही है पिछले साल के मुकाबले। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, खासकर जिस तरह से बड़े पैमाने पर केसेज आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर दूसरी ओर ये बात भी कहते हैं कि जो बच्चों में, जो खासकर 0 से 9 साल के बच्चे हैं या 19 साल तक के बच्चे हैं, उनमें इसकी सीवियरिटी बहुत कम देखने को मिल रही है। यानी बच्चों में इसकी घातकता बहुत कम है, अधिकांश बच्चे स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन इस बीच जो संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है वो जरूर एक चैलेंज है। सुनील, अभी बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं आए हैं। चिंता की बात यही है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं है और इस तरह से बच्चों में कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बच्चे रिकवर जल्दी हो रहे हैं, लेकिन इनको एक स्प्रेडर के तौर पर देखा जाता है। कहते हैं डॉक्टर कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करते हैं। तो इसको लेकर किसी तरह की डॉक्टर्स की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई गाइडलाइन, ताकि इन बच्चों को बचाया जा सके कोविड के संक्रमण से? देखिए, राज्य सरकार का कहना है कि उस दिशा में लगातार काम कर रही है। जिस तरह से थर्ड वेव की भी आशंका जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव में जो बच्चे हैं वो वायरस उनको निशाना बना सकता है। तो इसके मद्देनजर भी राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि देहरादून और कुमाऊं में, हल्द्वानी में अलग से चाइल्ड वार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनकी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर हर तरह के संसाधन, उपकरण मौजूद होंगे, खासकर बच्चों को देखते हुए। तो राज्य सरकार का कहना है कि वो अपनी तैयारियां कर रही है। इसके अलावा ये कोविड का संक्रमण, इसकी चेन को ब्रेक किया जा सके, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आइवरमेक्टिन और अन्य जो दवाइयां होती हैं वो शुरुआती दौर में ही प्रत्येक नागरिक को बांट दी जाए, ताकि उसकी इम्यूनिटी जो पावर है वो मजबूत रहे और कोविड की जो संभावित खतरा है उससे कम से कम उसकी घातकता को कम किया जा सके राज्य में। जी बिल्कुल। और सुनील, एक सवाल और, चूंकि मामला लगातार कोरोना संक्रमण का तेजी से फैल रहा है उत्तराखंड में, स्थिति बहुत ही खराब है उत्तराखंड में, तो इसको हम किस तरह से देखें? क्या जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है स्वास्थ्य का वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से लोगों तक दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, इलाज नहीं पहुंच पा रहा है, कोविड कर्फ्यू के बावजूद मामले नहीं रुक रहे हैं? देखिए नीलू, एक बात तो तय है कि फर्स्ट वेव के बाद उत्तराखंड में राज्य सरकार एक तरह से निश्चिंत हो गई थी कि अब जो कोरोना है वो अपनी समाप्ति की ओर है। और हमने लगातार इस दौरान ये भी देखा कि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात थी उसका अनुपालन लोग नहीं कर रहे थे। नतीजा सेकेंड वेव जब एकदम से अटैक हुआ तो बड़े मास लेवल पर लोग संक्रमित होकर आने लगे। अस्पताल सारे फुल हो चुके हैं। ऑक्सीजन की किल्लत आपने देखी कि किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, और यहाँ तक कि आज भी राज्य में ICU की किल्लत बनी हुई
हुई है, लोग आईसीयू के लिए, आईसीयू बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। और जिस तरह से इस वायरस की सीवियरिटी है कि पेशेंट को बहुत कम दिन मिल रहा है, 4 से 5 दिन के अंदर वो पेशेंट को संक्रमित कर दे रहा है और हालत ये हो जा रही है कि जो आपके फेफड़े हैं वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। तो ये जरूर चिंता की बात है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड में जो एक्टिव केस हैं, पूरे देश में 7वां राज्य है उत्तराखंड प्रायोरिटी में, जहां एक्टिव केस की संख्या प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी अधिक है। इसी तरह मृत्यु दर भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है और खासकर जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार का एक शुरुआती दौर में जो लापरवाही रही, जो बिल्कुल सुनिए, शुरुआती दौर में जो लापरवाही रही है। और उसी का खामियाजा अब उत्तराखंड को भुगतना पड़ा है। अभी तक तो बड़ों में ही संक्रमण तेजी से फैल रहा था, अब तो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर सरकार को बिल्कुल गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,654 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 197 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 80,000 के पार चली गई है। देहरादून में 1423, हरिद्वार में 464, नैनीताल में 1037, उधम सिंह नगर में 384 नए मामले सामने आए हैं। और बात कोविड कर्फ्यू की करें तो उत्तराखंड में 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के लिए और ये बढ़ सकता है। इस बात के संकेत सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दिए। उनका कहना है कि सरकार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है और कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं अब उत्तराखंड में किसी भी शादी में शामिल होने वाले 20 लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा और नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही कोई शादी में शामिल हो सकेगा। आपको बता दें कि शादी में केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की परमिशन है, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल है। आपने कहा था कि सरकार बहुत संवेदनशील है, इसको लेके गंभीरता से इसको मंथन कर रही है। और पिछली बार हमने पहले फेज का जब निर्णय लिया था तो उससे पहले बहुत स्पष्ट कहा था कि सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। आज भी परिस्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो अगर हालात नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि शादियों में भी जो बाराती रहेंगे 20, उनको भी सबको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना कंपल्सन होगा, ताकि शादियों से संक्रमण की स्थिति को रोका जा सके। और देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड की समीक्षा मीटिंग ली, जिसमें अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हर लेवल पर दवा किट सुनिश्चित की जाए, हर जिला अस्पताल में CT स्कैन मशीन, टेक्नीशियन की व्यवस्था हो, कोविड से जुड़े डाटा की सही एंट्री होनी चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से हो और इसे रेगुलर ऑडिट भी किया जाए। ब्लैक फंगस के लिए जरूरी दवा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों में कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग और श्रीनगर का दौरा किया। रुद्रप्रयाग में माधव आश्रम कोरोना अस्पताल और जिला अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर दवाइयों की किट भेजी जा रही है, साथ ही गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। महामारी है, इस पर हमको पक्ष और विपक्ष के भाव से नहीं देखना, बल्कि साथ मिल करके हमको इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करना है। PSC CSC तक भी हमने कहा कि वहाँ वैक्सीन लगना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, उसके नीचे तक भी हम नया पंचायत तक जाएंगे। प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट हमने शुरू कर दिया है और आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ियों के द्वारा वह किट घर घर पहुंचाने का काम शुरू हो रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य स्टेटों के बजाय 1.5 गुना टेस्टिंग हमारे प्रदेश के अंदर हो रही। और 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन कोटद्वार के ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन ना करा पाने के चलते परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में नेट की समस्या रहती है, साथ ही बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। लोगों ने सरकार से वैक्सीनेशन के लिए ऑफलाइन सुविधा देने की भी अब मांग की है। क्योंकि गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, जबकि मेरे हिसाब से तो जैसे 18+ के जो जैसे गरीब लोग हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे हिसाब से बल्कि इसको ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि आधार कार्ड की बेस पे ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
ऑनलाइन की जो प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है हमारे ख्याल से वो गलत है, क्योंकि गरीब लोगों के पास वो मोबाइल सुविधा नहीं है जिससे कि वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। और टेहरी के बीपुरम कोविड सेंटर से एक मरीज के भागने का मामला अब सामने आया है। स्थानीय लोगों के द्वारा एक वीडियो के जरिए ये जानकारी दी गई। कोविड मरीज के भागने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना मरीजों के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार मदद कर रहे हैं। बलूनी ने सांसद निधि से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ट्रक अब पौड़ी मुख्यालय पहुंच चुका है, जहां से उसे पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के अस्पताल में वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि सांसद अनिल बलूनी ने अपने सांसद निधि से 50 लाख की धनराशि इन उपकरणों को खरीदने के लिए दी थी। अनिल बलूनी जी द्वारा हम लोग को जो है 50 लाख रुपये का धनराशि का सामग्री क्रय करने की अनुमति दिया था। उसी धनराशि से हम लोगों ने 40 इक्विपमेंट्स क्रय किया है। उसमें से 10 इक्विपमेंट जो है वो 10 लीटर्स कैपेसिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, जो कि काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे हैं। साथ में 30 इक्विपमेंट्स वो हैं जो 5 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने दिया हुआ है। और रुद्रप्रयाग में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केदारनाथ विधायक मनोज रावत की पहल पर कल से प्रदेश में पहली बार टेलीमेडिसिन की शुरुआत होने जा रही है। इस कार्यक्रम में दून मेडिकल कॉलेज, हेल्पेज इंडिया और जन शिक्षा समिति सहयोग करेगा। कार्यक्रम के पहले चरण में आशा कार्यकर्ता, मेडिकल स्टोर संचालक और ग्राम प्रधानों को प्राथमिक स्तर पर दवाइयों को बांटने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ 15 से 50 डॉक्टरों का ग्रुप द्वारा इसे सलाह भी दी जाएगी। 50 डॉक्टरों के करीब का एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हेल्पेज इंडिया हमको मदद कर रहा है और देश के डिफरेंट पार्ट के डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं। वो हम टेलीमेडिसिन सर्विस के जरिए हम सोमवार से हेल्पेज इंडिया के साथ मिलकर के सौड़ी से इस काम को हम शुरू कर देंगे। और जल्दी हमारी कोशिश ये होगी कि हम 1 हफ्ते के अंदर अपने क्षेत्र के हर मरीज तक हम पहुँचे और उसको इलाज की सलाह हम दे पाएँ। और हरिद्वार से खबर आ रही है, यहां पर निगरानी टीमें गठित की जाएंगी जो कि कोविड अस्पतालों की निगरानी करेगी। रोज ये निगरानी होगी, अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य, पुलिस और कर विभाग की संयुक्त टीम इसको लेकर गठित की गई है। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम ने ये संयुक्त टीम गठित की है। तो कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अस्पतालों में जिस तरह से गड़बड़ी देखने को मिल रही है, उसको लेकर अब एक टीम गठित की गई है। कोविड अस्पतालों के लिए निगरानी के लिए टीम गठित की गई है, जो रोज औचक निरीक्षण करेगी इन अस्पतालों का। इसमें स्वास्थ्य और पुलिस, कर विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। गड़बड़ी मिलने पर इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और इस टीम का गठन जो किया है वो डीएम ने किया है। उत्तराखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ करने के साथ मौत के आंकड़े भी छिपा रहे हैं और डीएम, सीएमओ, हेल्थ डिपार्टमेंट मूक दर्शक बना हुआ है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ जाए तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरिद्वार के बाबा बर्फानी हॉस्पिटल में 25 अप्रैल से 9 मई तक 65 कोरोना मरीज मर गए और ये बात किसी को पता तक नहीं चली। जब कहीं से शिकायत हुई तो अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। इसी तरह देहरादून के कालिंदी हॉस्पिटल में 29 मरीजों की जान चली गई और इसे छिपाया गया। इन अस्पतालों ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं। सरकार जवाब का इंतजार कर रही है और कांग्रेस कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सरकार के संज्ञान में ये है और इसके लिए सरकार कार्रवाई करेगी। प्राइवेट अस्पतालों को आप लोगों की हिदायत भी रहेगी कि ऐसा ना करें। देखिए, इसीलिए आपने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कई हॉस्पिटल पे छापे मारे गए जिनको कोविड हॉस्पिटल की मान्यता नहीं दी गई थी। उन्होंने उसके बावजूद भी कोविड का इलाज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने छापेमारी करके उनका चालान भी किया। प्राइवेट हॉस्पिटल बाबा बर्फानी का जो है, उसमें कोविड के मरीजों की मृत्यु छिपाया जाना एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कोविड हॉस्पिटल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करे।
बाबा बर्फानी और कालिंदी अस्पताल पर इस तरह मौतों के आंकड़े छिपाने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। बाबा बर्फानी अस्पताल ने पिछले काफ़ी दिनों की 65 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ का आंकड़ा एक साथ जारी किया। इसी की तरह जो है देहरादून जिले के कालिंदी अस्पताल ने कुछ दिन पहले 29 मौत का जो एक काफ़ी दिनों की जो डेथ थी, जो उन्होंने समय पर रिपोर्ट नहीं करी थी, उन्होंने एक साथ बताई थी। इस किस्म के अस्पतालों के साथ में सरकार को और जिला प्रशासन को बिल्कुल सख्ती के साथ में एपिडेमिक एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कई प्राइवेट हॉस्पिटल ठगी और धोखाधड़ी के लिए बदनाम हैं और कोरोना जैसी महामारी में इन जिलों के डीएम, एसएसपी और सीएमओ कोई बड़ा एक्शन लेते दिख नहीं रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार के बाबा बर्फानी अस्पताल में कोविड से हुई 65 मौतों के आंकड़े को छिपाने पर डीएम ने कहा कि स्टाफ की कमी के चलते डाटा अपडेट नहीं हो सका, जिसकी वजह से संख्या में गड़बड़ी आई। मेनली ये बात संज्ञान में आया है कि जो डेटा एंट्री और जो डेटा का रिपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, इसमें बीच में कुछ डॉक्टर्स जो है वो अवकाश में होने के कारण वो तुरंत जो है प्रॉम्प्टली अपडेट नहीं कर पाए हैं करके सूचना आ रहा है। फिलहाल इसको डिटेल ढंग से जो है अभी रिव्यू करने के लिए आदेश किया हूँ। हरिद्वार के बाबा बर्फानी हॉस्पिटल में 65 मौतों के मामले को छिपाने के प्रकरण को तीरथ सिंह रावत ने गलत बताया। श्रीनगर गढ़वाल के अपने दौरे के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोई मामला छिपाया नहीं गया है और कहीं इस तरह का मामला आएगा तो उसे देखा जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो सामने है। ये गलत है कि इस तरह से कहीं कोई छुपाव नहीं, बुराव नहीं है, जो है सामने है। कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो हम देखेंगे। और ब्रेक के बाद बात चंपावत की करते हैं। तो चंपावत में सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन लेने वाले लोग कोरोना की दहशत में हैं। यहां पर लोगों को बायोमेट्रिक व्यवस्था होने के कारण फिंगर स्कैन देने होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते लोग डर रहे हैं और बिना फिंगर स्कैन के राशन नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों ने किसी दूसरे विकल्प की मांग की है। तो बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है राशन की दुकानों पर। लोग डरे हुए हैं कि उसको कई लोग छुएंगे, इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि इसके कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक होने की वजह से आपको वहां पर अंगूठा लगाना पड़ेगा और बिना अंगूठे के आपको राशन नहीं मिलेगा। फिंगरप्रिंटिंग के सभी लोग अपनी उसमें अंगूठा लगा रहे हैं। इससे कोरोना फैलने का बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। तो चाहता है कि सरकार से इसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था बनाई जाए। कोरोना के चलते न हमें कोई सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं, न कुछ दिए गए हैं, और जनता की भीड़ को देखते हुए और बायोमेट्रिक प्रणाली के से हमें अंगूठा लगाना पड़ता है, जिस कारण से हमें और हमें परिवार को कोरोना को लेकर भी। और टेरी में राशन हौसला के तहत लोगों की मदद करती दिखाई दे रही है। यहां पर महड़ गांव का मामला सामने आया, जहां पर एक 72 साल के बुजुर्ग को पैरालिसिस का अटैक आया था। पुलिस के जवानों ने अपने कंधे पर रखकर करीब 1 किलोमीटर तक चलकर एम्बुलेंस तक उसे पहुंचाया, फिर अस्पताल में भर्ती करवाया। समय से इलाज मिलने पर फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति अभी ठीक है। और नैनीताल के कुछ युवा कोरोना के दौरान जनसेवा में जुटे हैं और 4 से 5 युवाओं की टीम कर्फ्यू के दौरान घर घर पर काढ़ा बनाते हैं। फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की ये सेवा करते हैं और इस मुहिम के दौरान चारों युवा चौराहे पर जाकर पुलिस युवाओं के साथ वैक्सीन सेंटरों में काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ को काढ़े की सेवा दे रहे हैं।